हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने एम फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स आज हमारी स्टैटिक जीके की 6 क्लास, अगर आपने इससे पहले की क्लासें नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से पीछे की क्लास देख सकते हैं। आज की क्लास में 25 प्लस क्वेश्चन है दोस्तों, बड़े इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस की परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। तो दोस्तों अब ज्यादा टाइम न लगाते बिना स्किप करते क्लास देखते चले और मां सरस्वती के आशीर्वाद से करते हैं क्लास शुरू। तो देखिए दोस्तों, आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार शुरू किया था। तो ये पूछ रहा है कि किस प्रकार शुरू किया था। तो इसके हमारे ऑप्शन है कि सरकारी शक्ति को घटाना, आम जन को आर्थिक राहत देना व भारत के लिए पूर्ण स्वराज व नमक कानून को तोड़कर। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, नमक कानून को तोड़कर। आई होप कि इस क्वेश्चन का आपको आंसर पता भी था। तो अब देखिए इससे रिलेटिव और भी क्वेश्चन बनते हैं, एग्जामिनर बार बार परीक्षाओं में पूछता है। जो नमक कानून तोड़ा था उस यात्रा को क्या कहते हैं, दांडी मार्च यात्रा। तो क्या कहते हैं उसे, दांडी मार्च यात्रा, दांडी मार्च यात्रा। अब ये पूछ ले कि एग्जामिनर दांडी मार्च यात्रा कब शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ये शुरू की गई थी 12 मार्च 1930 को। कब शुरू की गई थी दोस्तों, 12 मार्च 1930 को। पूछ ले कि ये खत्म कब हुई थी, तो ये खत्म हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। यानी ये कितने दिन की यात्रा थी, 24 दिन की। कितने दिन की थी, 24 दिन। एग्जामिनर पूछ ले कि दांडी मार्च यात्रा में कितने कैंडिडेट थे या कितने अनुयायी थे, तो कितने हो जाएंगे, 78 अनुयायी, यानी 78 लोग थे जो इस दांडी मार्च यात्रा में भाग लिया था। अब ये पूछ ले कि दांडी मार्च यात्रा शुरू क्यों की थी। तो गांधी जी ने 11 सूत्री मांग, यानी गांधी जी ने 11 सूत्री मांग रखी थी। 11 सूत्री मांग, 11 सूत्री मांग का एक पत्र था वो रखा था। किसके पूछ ले कि एग्जामिनर किसके पास, किसके सामने रखा था या किसको दिया था, तो वो किसको दिया था, लॉर्ड इरविन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखना। 11 सूत्री मांग गांधी जी ने किसके सामने पेश की थी, लॉर्ड इरविन के सामने। इससे रिलेटिव ये क्वेश्चन थे। तो दोस्तों आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर क्लास अच्छे से समझ में आई है तो क्लास को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको इस चैनल पे निःशुल्क देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, मैथ की भी कर सकते हैं और स्टैटिक जीके की भी। एक क्वेश्चन और बनता है गांधी से रिलेटिव, साउथ अफ्रीका से गांधी जी भारत वापिस कब लौटे थे। तो ये इसका आंसर दोस्तों आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि गांधी जी वापिस भारत साउथ अफ्रीका से कब आए थे। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना दोस्तों। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी ये क्वेश्चन कराए इस पर्सन से रिलेटिव, ये सारे के सारे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलयान कहां से लॉन्च किया गया था। तो मंगलयान ये कहां से लॉन्च किया गया था। तो देखिए ऑप्शन है चेन्नई, श्रीहरिकोटा, ट्राम्बे, गोपालपुर समुंदर। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी, यानी श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च किया गया था। और श्रीहरिकोटा पूछ ले कि कहां पे है, श्रीहरिकोटा कहां पे आ जाएगा, आंध्र प्रदेश में। कहां पे हो जाएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश, यानी श्रीहरिकोटा ये आंध्र प्रदेश में है। अब ये पूछ ले कि मंगलयान कब भेजा गया था। तो कब भेजा गया था ये दोस्तों, ये भेजा गया था 5 नवंबर 2013 को। ध्यान में रखना दोस्तों, ये मंगलयान एक कब भेजा गया था, 5 नवंबर 2013 को। और मंगलयान को एक क्या कहते हैं, मोम। क्या कहते हैं, मंगलयान मिशन को क्या कहते हैं, मोम। और मोम क्या आपको याद रखना क्या होता है, मोम की फुल फॉर्म है मार्स ऑर्बिटर मिशन। क्या कहते हैं, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ध्यान रखना दोस्तों, मोम की फुल फॉर्म क्या जाएगी, मार्स ऑर्बिटर मिशन। और आपको ध्यान रखना कि मंगलयान कब भेजा गया था। तो मंगलयान भेजा गया था 5 नवंबर 2013 को। और ये पूछ ले कि ये कहां से भेजा गया था, श्रीहरिकोटा से। पूछ ले कि श्रीहरिकोटा कहां पे है, तो कहां पे आ जाएगा, आंध्र प्रदेश में। दोस्तों इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए, वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। वहां पर भी आपको इसकी क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है। सेशेल्स द्वीप बताना में ये कहाँ पे स्थित है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर और दक्षिण महासागर। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, हिंद महासागर। यानी ये सेशेल्स द्वीप ये कहाँ पे है, हिंद महासागर में।
तो अब देखिए हिंद महासागर ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। और पूछ ले कि सबसे बड़ा महासागर क्या है, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट कौन है, तो फर्स्ट हो जाएगा प्रशांत महासागर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों स्क्रीन पे, कह रहा है कि कुचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है। ये कुचिकल जलप्रपात है, ये कहाँ पाया जाता है, तो ऑप्शन हमारे क्या है, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कर्नाटक। तो कहाँ पे है, कर्नाटक में। जो कुचिकल जलप्रपात है ये कहाँ पे है, कर्नाटक में। एक क्वेश्चन आता है अक्सर परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, सबसे ऊंचा जो फर्स्ट नंबर पे है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा, जोग जलप्रपात। और इसको वर्तमान में क्या कहते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात। क्या कहते हैं दोस्तों इसको, महात्मा गांधी जलप्रपात। ये वर्तमान का नाम है दोस्तों। और सबसे पहले इसका क्या नाम था, जोग जलप्रपात। और ये पूछ ले कि ये जोग जलप्रपात है किस नदी पे है, तो ये किस नदी पे हो जाएगा, ये नदी पे हो जाएगा दोस्तों शरावती नदी के ऊपर है जोग जलप्रपात। ये क्या, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ये कुचिकल जलप्रपात कहाँ पे है, कर्नाटक में। तो ये थे दोस्तों हमारे जलप्रपात से रिलेटिव ये क्वेश्चन। अन्य एक आपको और करा दिया, इसमें 3 क्वेश्चन बन गए कि सबसे ऊंचा कौन सा जोग जलप्रपात, वर्तमान में इसका क्या नाम है, तो वर्तमान में महात्मा गांधी जलप्रपात। पूछ ले कि जोग जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पे है, तो ये किस पे हो जाएगा, शरावती नदी पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा, तो हमें बताना निम्नलिखित में से सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र। ऑप्शन 4 दिए हैं दोस्तों आपको, मानस, पेरिच, कॉर्बेट और नागार्जुन। तो आई होप कि इसका आंसर आपको पता है कि क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है नागार्जुन। और ये पूछ ले कि नागार्जुन ये कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। अब देखिए इससे रिलेटिव और आपको क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं इससे रिलेटिव। पूछ ले कि वर्तमान में कितने बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं, तो वर्तमान में पूछ ले दोस्तों, वर्तमान में कितने बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। पूछ ले कि वर्तमान में कितने बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 50। और ये 50 हैं, ये कितने राज्यों में है, 18 राज्यों में। कितने राज्यों में हो जाएंगे, ये 18 राज्यों में 50 बाघ आरक्षित क्षेत्र है। अब ये एक क्वेश्चन और आता है, जो टाइगर प्रोजेक्ट होता है ये कब शुरू किया गया था, तो टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था, तो दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट किया गया था 1973 में शुरू। कब किया गया था, 1973 में। और ये पूछ ले कि सबसे अधिक टाइगर कहाँ मिलते हैं, तो सबसे अधिक बाघ कहाँ पर मिलते हैं, सबसे अधिक बाघ कहाँ पे मिलते हैं, सबसे अधिक बाघ मिलते हैं दोस्तों, सबसे अधिक बाघ कहाँ पे मिलते हैं, तो सबसे अधिक बाघ मिलते हैं एमपी यानी मध्य प्रदेश में। आपको ध्यान में रखना दोस्तों कि वर्तमान में कितने बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं, तो 50 है। पूछ ले कितने राज्यों में है, तो 18 राज्यों में। पूछ ले कि जो टाइगर प्रोजेक्ट यानी टाइगर प्रोजेक्ट ये कब शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था 1973 में। और सबसे अधिक बाघ कहाँ पर मिलते हैं, तो कहाँ पर मिलते हैं, एमपी यानी मध्य प्रदेश। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों कि कहां पर मिलते हैं, सबसे अधिक मध्य प्रदेश में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धर्म के दर्शन शास्त्र ने शहवाद का सिद्धांत दिया था, तो शहवाद का सिद्धांत किस दर्शन शास्त्र ने दिया था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जैन धर्म ने। तो जैन धर्म के थे दर्शन शास्त्र जिसने शहवाद का सिद्धांत दिया था। अब जैन धर्म से आपको याद रखना 2-3 क्वेश्चन बताता हूं दोस्तों, कि अगर जैन धर्म के आपको जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटिव बनते हैं वो अगर वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, या फिर हमारे चैनल से प्लेलिस्ट से जाके आप वहां से देख सकते हैं कि जैन धर्म से जितने भी रिलेटिव क्वेश्चन बनते हैं वो सभी की सभी करवा रखे एक ही क्लास में। अब देखिए जैन धर्म से, तो जैन धर्म का प्रथम अनुयायी पूछ ले कि कौन था, तो प्रथम कौन हो जाएगा, ऋषभवेद। और अंतिम पूछ ले तो अंतिम यानी 24वां कौन हो जाएगा, अंतिम या 24वां महावीर
स्वामी। तो दोस्तों आपको ये बताना कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि पिता का नाम क्या था। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, इसका आंसर देना दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने इतने अच्छे विद्यार्थी हैं कि जो इसका राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आपको याद रखना है कि किस धर्म के दर्शन शास्त्र ने न्यायवाद का सिद्धांत दिया था। तो क्या जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है जैन धर्म। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो कि खगोलीय इकाई किसकी मध्य औसत दूरी है। तो खगोलीय इकाई हमें बतानी है कि किसके मध्य की औसत दूरी है। तो ये किसके मध्य की हो जाएगी, देखिए ऑप्शन है हमारे पृथ्वी और चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य, मंगल और सूर्य, पृथ्वी और सूर्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी है। अब ये देखना दोस्तों, सूर्य और इसके मध्य की दूरी है तो इससे रिलेटिव क्वेश्चन और बनते हैं। एक आता है क्वेश्चन की प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई हो जाएगी दोस्तों, दूरी की। इसकी हो जाएगी दूरी की। आपको ध्यान रखना परीक्षा में बार बार पूछा जाता है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो किसकी इकाई है, दूरी की। अब देखिए दोस्तों, एक खगोलीय दूरी के बराबर क्या होता है, यानी एक AU के बराबर कितना होता है, 14.96 गुणा में 10 की पावर 10 मीटर। आपको ध्यान रखना दोस्तों, एक खगोलीय इकाई किसके बराबर होती है, 14.96 गुणा 10 की पावर 10 मीटर के बराबर। और आपको एक क्वेश्चन और याद रखना कि दूरी की सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, छोटी इकाई क्या होती है, दूरी की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों दूरी की, तो वो होती है एंस्ट्रॉम। क्या होता है, एक एंस्ट्रॉम। और एंस्ट्रॉम के बराबर, एक एंस्ट्रॉम के बराबर कितना होता है, 10 की पावर -10 घात मीटर। यानी कितनी होती है, एक एंस्ट्रॉम के बराबर 10 की घात -10 मीटर। तो ये होता है दोस्तों सबसे छोटी इकाई एंस्ट्रॉम। और जो खगोलीय इकाई है, एक खगोलीय इकाई के बराबर कितना, 14.96 गुणा में 10 की घात 10 मीटर। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रकाश वर्ष किनके बीच की, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, सूर्य की दूरी की, किसकी हो जाएगी, प्रकाश वर्ष दूरी की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लहसुन की विशेष गंध किस कारण होती है। लहसुन में जो विशेष गंध होती है वो किसके कारण होती है। ऑप्शन है हमारे क्लोरो यौगिक, सल्फर यौगिक, फ्लोरीन यौगिक और एसिटिक एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, सल्फर यौगिक के कारण। अब देखिए दोस्तों, सल्फर यौगिक के कारण, तो सल्फर का प्रमाणिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए बताइए दोस्तों, सल्फर का प्रमाणिक सूत्र क्या होता है। तो सल्फर का प्रमाणिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो सल्फर का प्रमाणिक सूत्र होता है S8। क्या होता है, S8। और प्याज में कड़वाहट भी किसके कारण होती है, सल्फर के कारण ही होती है दोस्तों। किसके कारण होती है, सल्फर के कारण। तो ये थे दोस्तों लहसुन से संबंधित। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो आपको ये बताने की जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसकी राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 लाख कितनी कर दी गई है, ऑप्शन बी यानी 25 लाख। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच होता है। तो हमें ये बताना जो युद्ध अभ्यास सैन्य है ये किन देशों के बीच होता है। तो ये होता है दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच। किसके बीच होता है, भारत और अमेरिका के बीच। अब देखिए दोस्तों, और हमारे 3 ऑप्शन है, इनसे भी रिलेटिव बताते हैं आपको कौन सा किसके साथ होता है। तो ये तो किसके साथ होता है, युद्ध अभ्यास, ये होता है भारत और अमेरिका के बीच। अब देखिए भारत और रूस, भारत और रूस के बीच कौन कौन से होंगे दोस्तों। तो भारत और रूस के बीच हो जाएगा इंदर अभ्यास। क्या जाएगा, इंदर अभ्यास। कौन सा जाएगा दोस्तों, इंदर अभ्यास। भारत और रूस के बीच कौन सा होता है, इंदर अभ्यास। अब देखिए आगे हमारा कौन सा है, भारत और बांग्लादेश के बीच हो। तो भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा हो जाएगा दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच होता है शांतिर अगरसेन। कौन सा होता है, शांतिर अगर सेना,
शांति अगर सेना। ये होता है हमारा भारत और बांग्लादेश के बीच शांति अगर सेना। हमने भारत और अमेरिका के बीच बता दिया, अब आएगा भारत और फ्रांस के बीच। तो भारत और फ्रांस के बीच कौन सा अभ्यास होते हैं, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत और फ्रांस के बीच, भारत और फ्रांस के बीच हर साल तीन अभ्यास होते हैं सेनाओं के। कौन कौन से होते हैं देखिए, वो तीनों याद रखने दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच। पहला कौन सा आ जाएगा, गुरुड अभ्यास। गुरुड अभ्यास, गुरुड अभ्यास ये किन के बीच होता है दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच। तो दूसरा क्या जाएगा दोस्तों, दूसरा हो जाएगा वरुण अभ्यास। वरुण अभ्यास यह भी भारत और फ्रांस के बीच होता है। और तीसरा कौन सा किसके बीच होता है दोस्तों, तो तीसरा होता है दोस्तों शक्ति अभ्यास। शक्ति अभ्यास। और 2021 के नवंबर में शक्ति अभ्यास का कौन सा संस्करण था तो दोस्तों, तो वो था छठा संस्करण हो चुका है दोस्तों। कब हुआ है, 2021 में। ये छठा था 2021 में हो चुका है भारत और फ्रांस के बीच गुरुड का नहीं सॉरी शक्ति अभ्यास का उसका छठा संस्करण। तो ये थे दोस्तों युद्ध अभ्यास से भारत और रूस के बीच कौन सा हो जाएगा, इंद्र अभ्यास। कौन सा हो जाएगा, इंद्र अभ्यास। और भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा हो जाएगा, शांति अगर सेना। और भारत अमेरिका के बीच बता ही दिया आपको, भारत और फ्रांस के बीच कौन कौन सा हो जाएगा, गुरुड अभ्यास, वरुण अभ्यास और शक्ति अभ्यास। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया। तो ये बताना तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था। तो ऑप्शन हमारे लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में, बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन में, इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन में, या हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में। तो ये बताना दोस्तों हमें ये कब किया गया था। तो ये किया गया था लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में। कहाँ किया गया था, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में। तो कब किया गया था दोस्तों, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में। अभी आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये लाहौर कांग्रेस अधिवेशन है, ये कब हुआ था। तो ये कब हुआ था, 1929 में। कब हुआ था, 1929 में। पूछ ले किसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। और यहीं से जो हमारा जो 26 जनवरी को संविधान दिवस मनाया जाता है, जो हमारा 26 जनवरी को संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने का यही कारण था कि कांग्रेस के जो अधिवेशन था लाहौर का, इसमें जब 1929 में घोषणा कर दी थी कि हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस। और भारत की पहली स्वतंत्रता दिवस कब मनाई गई थी, तो वो मनाई गई थी 26 जनवरी 1930 को। तो इसी के कारण तो दोस्तों ये कहां से तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था, तो ये किया गया था 1929 यानी कांग्रेस अधिवेशन, वो कहाँ का था, लाहौर का। और ये पूछ ले कि दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वे कौन हो जाएंगे, जेपी कृपलानी। कौन हो जाएंगे, जेपी कृपलानी। तो ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, जेपी कृपलानी। और पूछ ले कि संविधान सभा ने कब तिरंगे को संविधान के रूप में स्वीकार किया था, तो कब किया गया था, 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 कब स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान की जो सभा थी उसने तिरंगे को कब राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया था, 22 जुलाई 1947 में। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि सर्वप्रथम विदेश में तिरंगा किसने फहराया था, तो किसने फहराया था विदेश में, सर्वप्रथम तिरंगा किसने फहराया था, भिकाजी कामा ने। किसने फहराया था, भिकाजी कामा ने। यह भिकाजी कामा जिसने विदेश में सर्वप्रथम तिरंगा फहराया था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन इससे बने हैं अच्छे से आपको समझ में आ गए। सारे के सारे क्वेश्चन आप कॉपी में नोट डाउन करते रहे या स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में उतार ले। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी है तो आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट की क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो कहाँ हुई थी ये बताना। 323 ईसा पूर्व में जो सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी ये कहाँ पे हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बेबीलोन में। कहाँ हुई थी, बेबीलोन में। बेबीलोन हमारे किस ऑप्शन में, ऑप्शन
बी में। तो इसकी राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी यानी बेबीलोन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? तो पृथ्वी के दोनों ओर ग्रह बताने हैं दोस्तों कौन से, जैसे हमारा केंद्र में क्या है? सूर्य। क्या हमारा ये सन। तो देखिए ऑप्शन क्या हमारे मंगल और बृहस्पति, बुध और शुक्र, शुक्र और शनि, मंगल और शुक्र। तो ये बताने कौन से हैं? शुक्र और मंगल है या शुक्र और शनि है, बुध और शुक्र है या कौन से? तो पृथ्वी के दोनों ओर कौन हो जाएंगे? ऑप्शन डी यानी मंगल और शुक्र। कौन से हो जाएंगे? मंगल और शुक्र। तो हमारे कुल कितने ग्रह हैं दोस्तों? कुल ग्रह की संख्या कितनी है? 8। कितने ग्रह हैं? 8। हमारी पृथ्वी किस नंबर पे आती है? जैसे देखिए दोस्तों ये सूर्य है, सूर्य के ऐसे 8 ग्रह इसके चारों ओर घूमते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? बुध, फिर क्या आएगा? शुक्र, फिर आएगा पृथ्वी, फिर क्या आएगा? मंगल, फिर क्या आएगा? बृहस्पति, ऐसे फिर आएगा शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। लास्ट में कौन है? वरुण। और अब ये इनसे एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी है? तो आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। और बाह्य ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। और इनसे एक क्वेश्चन और बनता है, क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं दोस्तों, और इन सौर मंडल के ऊपर क्लास बना दी गई है। अगर आपने नहीं देखी तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से या चैनल की वीडियो से आप वहां से सौर मंडल की क्लास जरूर देख लें। जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे उसमें करा दिए गए। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सबसे बड़ा हो जाएगा बृहस्पति। और सबसे छोटा पूछ ले कि सबसे छोटा कौन सा? तो सबसे छोटा कौन सा? बुध। और ये पूछ ले कि किन ग्रहों के पास अपने उपग्रह नहीं है? तो कितने ग्रह हैं ऐसे? 2। कौन कौन से हैं? बुध और शुक्र। इस तरह से दोस्तों। और एक क्वेश्चन बनता है सबसे बड़ा उपग्रह तो गैनीमीड, और सबसे छोटा पूछ ले तो क्या जाएगा? डिमोस। और डिमोस पूछ ले किस ग्रह का है? तो डिमोस किसका? मंगल का। ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों हमने एक वीडियो में करा दिए हैं। अगर आपको वो क्लास देखनी तो आप हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट से आप जरूर वो क्लास देख सकते हैं। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी मंगल और शुक्र पृथ्वी के दोनों ओर ग्रह हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्यों का कोरम होना चाहिए? तो ये देखिए दोस्तों लोकसभा की जो बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए कारा कोरम के लिए? तो ऑप्शन देखिए 50 सदस्य ऑप्शन बी है, कुल सदस्य का 1/4 भाग या सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग या 100 सदस्य। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी यानी कारा कोरम के लिए कितने सदस्य होने चाहिए? सदन की कुल संख्या का 1/10। ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है दोस्तों? किस अनुच्छेद पुस्तक किस अनुच्छेद में लोकसभा की काराकोरम का उल्लेख है? तो किस में हो जाएगा? अनुच्छेद 100 में। 100 में दिया। और पूछ रहे भाग कौन सा? तो भाग 5। कौन सा है? भाग 5 अनुच्छेद 100 में दिया गया। तो दोस्तों काराकोरम का उल्लेख। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? तो ये पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रीय दल की जो मान्यता प्राप्त करनी है उसके लिए किसी दल को कम से कम कितने मत चाहिए? तो देखिए ऑप्शन दिए हमारे, पहला ऑप्शन दिया है कि 6% वेद मत 4 या 4 से अधिक राज्यों में, या ऑप्शन बी दिया 4% वेद मत 4 या 4 से अधिक राज्यों में, या ऑप्शन सी दिया है कि 15% वेद मत 2 राज्यों से, या ऑप्शन डी दिया है 25 वेद मत 1 राज्य। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन है बी। क्या जाएगा? ऑप्शन बी यानी 4% वेद मत हो वो 4 या 4 से अधिक राज्यों में उसने प्राप्त किए हो। अब देखिए दोस्तों कि पूछ ले कि क्वेश्चन में कि हमारे जो भारत में राष्ट्रीय दल कितने हैं? तो कितने हैं? तो टोटल राष्ट्रीय दल कितने हैं दोस्तों? 8 राष्ट्रीय दल है। कितने हैं? 8 राष्ट्रीय दल है। और पूछ ले कि सबसे नया राष्ट्रीय दल, सबसे नया राष्ट्रीय दल पूछ ले, सबसे नया राष्ट्रीय दल कौन सा है? तो सबसे नया राष्ट्रीय दल क्या जाए? नेशनल पीपल्स पार्टी। और पूछ ले ये कब गठित हुआ था? ये कब हुआ था? 2013 में। तो कब हुआ था? 2013 में। और इसका चुनाव चिन्ह आपको बताना कि दोस्तों कि नेशनल पीपल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या? उसका राइट आंसर उसका आपने हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि नेशनल पीपल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो टोटल राष्ट्रीय दल कितने हैं? 8। और सबसे नया क्या है? नेशनल पीपल्स पार्टी। तो चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है। कोई भी लोकसभा का धन विधेयक है या नहीं, इसके लिए कौन उसका निर्णय करता है? तो इसका निर्णय देखिए ऑप्शन में क्या दिया, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री और लोकसभा का अध्यक्ष। तो कौन करता है इसका, कोई भी धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता ऑप्शन डी यानी लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोशल मीडिया फेसबुक द्वारा जारी क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या है? तो जो सोशल मीडिया फेसबुक ने जो क्रिप्टो करेंसी जारी करी है उसका नाम क्या है? तो देखिए उसके ऑप्शन दिए कैलिब्रा, लिब्रा, रिपल और नियो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लिब्रा। यानी जो फेसबुक की जो क्रिप्टो करेंसी इसका नाम क्या है? लिब्रा। और लिब्रा किस ऑप्शन में? हमारे ऑप्शन बी में। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे जो सोशल मीडिया जो फेसबुक है, फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? तो ये देखिए दोस्तों, फेसबुक की स्थापना कब हुई थी और फेसबुक का संस्थापक कौन था? तो फेसबुक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 में। और इसका संस्थापक कौन था दोस्तों? तो इसका संस्थापक कौन था? मार्क जुकरबर्ग। कौन था? तो दोस्तों इसका मार्क जुकरबर्ग। कौन हो जाएगा? मार्क जुकरबर्ग। और इसका हेड ऑफिस पूछ ले कि इसका ऑफिस कहाँ है, तो इसका ऑफिस कहाँ है? यूएसए में, कैलिफोर्निया। कहाँ पे है? कैलिफोर्निया। कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? कैलिफोर्निया, यूएसए। तो आपको ध्यान, और ये पूछ ले कि दोस्तों जो फेसबुक ने 2013 से अधिक उम्र के लिए जो अपना अकाउंट बना सकता है वो कब जारी किया था? तो ये फेसबुक ने कर दिया था दोस्तों 2006 में किया था कि 13 वर्ष से अधिक के लोग फेसबुक पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। 13 वर्ष से छोटी आयु वाले फेसबुक पे अकाउंट नहीं बना सकते। ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया परीक्षाओं में। और ये भी पूछा जाता है कि फेसबुक की स्थापना कब की गई थी और फेसबुक के संस्थापक कौन है। तो दोस्तों इन सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म, इनसे एक रिलेटिव वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो आपको जल्दी हमारे चैनल पे मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जितना भी आज कराया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। एम फॉर स्टडी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्वेश्चनों के साथ, अच्छी क्लास के साथ। तो इतने अच्छे से तैयारी करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।